प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया या कहें मुद्रित माध्यम, उसकी विशेषताएं और सीमाओं पर चर्चा करने वाले हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का यह टॉपिक है। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है, अध्याय 3 है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। यह अध्याय का शीर्षक है और इसके अंतर्गत आज हम श्रृंखला 1 में प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम के बारे में बात करेंगे। इसका कक्षा 12 में अंक भार 4 है और 30 से 40 शब्द सीमा के प्रश्न आने की संभावना है। 1 या 2 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं और अंक भार जो आपका 4 है, इस हिसाब से आपके सम्मुख 2 या अधिक प्रश्न आ सकते हैं। शब्द सीमा का आपको अंक के अनुसार ध्यान रखना है, उसमें निर्देश में दे रखा होगा। सबसे पहले हम जनसंचार के माध्यमों के बारे में रघुवीर सहाय, जो कि हिंदी के प्रमुख कवि और पत्रकार है, की विचारधारा जानते हैं। वे कहते हैं, खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है। खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर 2 या 2 से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है। यहाँ पर रघुवीर सहाय ने खबर और को कविता के लिखने के समान बताया है। इनका उद्देश्य इन्होंने बताया है मनुष्य और समाज को ताकत पहुंचाना। इसमें यह भी बात बताई है कि खबरों में तथ्यों को बदला नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ये विचार थे रघुवीर सहाय के। अब हम पाठ के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सामग्री को बिंदुवार पढ़ेंगे। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। अखबार पत्र पत्रिकाओं के लिए शैली अलग है और रेडियो टेलीविज़न की भी लेखन शैली अलग है। तो यह एक तरह की कला है कि किस माध्यम के लिए किस प्रकार लिखा जाए, किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए। जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है। यानी कि अखबार की सुविधा, रेडियो की सुविधा और टीवी की सुविधा, ये तीनों ही सुविधाएं हमें इंटरनेट पर मिलती हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जनसंचार के जो साधन हैं, उन साधनों का एक दूसरे के प्रति पूरक होना और एक दूसरे के प्रति सहयोगी होना, यह बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सभी का आपस में सामंजस्य आवश्यक है। ये दोनों विरोधी नहीं है, ये जो माध्यम है विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी है। अखबार में समाचार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। जैसा कि आप सभी को यह विदित है कि अखबार में हम एक ही सामग्री को बार बार पढ़ सकते हैं, रुक कर बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो उस सामग्री को पढ़ने में जो पाठक को संतुष्टि मिलती है, वो अलग तरह की होती है। टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। टीवी में घटनाओं की जो तस्वीरें हमारे सम्मुख दिखाई जाती हैं, उससे उस खबर की जीवंतता में होने का एहसास होता है। रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त होते हैं, उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं है।
तो रेडियो पर जब हम खबरें सुनते हैं तो हम एकाग्रचित्त होकर के, उन्मुक्त होकर के उन खबरों को सुनते हैं, और जितना उन्मुक्त रेडियो की खबरें सुनते हुए होते हैं उतना और किसी माध्यम में नहीं होते हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न बनता है, इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। तो यहाँ पर जो अंतरक्रियात्मकता यानी कि इंटरएक्टिविटी और सूचनाओं का विशाल भंडार, यह दो शब्द इंटरनेट के लिए प्रयोग हुए हैं। इनके लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम को विस्तार से। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पर, सबसे पुराना माध्यम है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर है प्रिंट मीडिया या प्रिंट या मुद्रित माध्यम। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापेखाने या प्रेस को देखते हैं इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। तो वर्तमान में जो छापा खाना है उसका आविष्कार है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत चीन से हुई है। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। ये बात ध्यान रखने वाली है कि 1556 में छापाखाना खुला भारत में और स्थान था गोवा, और उसका कारण था कि इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो, इस हेतु मिशनरियों ने 1556 में गोवा में भारत में पहला छापाखाना खोला। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती है। अब हम पढ़ते हैं मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं। प्रिंट मीडिया की विशेषताएं क्या है उसके बारे में जानते हैं। पहली विशेषता है इनमें छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। यानी कि जो शब्द छपे हुए हैं प्रिंट मीडिया में उनमें स्थायित्व होता है। दूसरी विशेषता है यह लिखित भाषा का विस्तार है। यानी कि लिखित भाषा है उसका विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। किस प्रकार की लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, इस हेतु लिखने में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है लेखक को, और प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार पाठक वर्ग की भाषा का ध्यान रखते हुए और भाषा की व्याकरण और वर्तनी संबंधी त्रुटियों से बचते हुए प्रिंट मीडिया में लेखक लिखता है। अगली विशेषता है यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। तो प्रिंट मीडिया में जो सामग्री दी जाती है वह सामग्री पाठक को चिंतन के लिए, विचार के लिए और विश्लेषण के लिए प्रस्तुत की जाती है। पाठक उस पर आराम से इन तीनों चीज़ों पर फोकस कर सकता है। मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। यानी कि प्रिंट मीडिया का पाठक कौन हो सकता है, इस बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि प्रिंट मीडिया के लिए कि जो पाठक है वह साक्षर होना चाहिए। यदि वह साक्षर नहीं है तो फिर वह छपी हुई सामग्री को पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए शिक्षा का जो स्तर है उसका एक विशेष स्तर तक या उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वह उसके पास होनी चाहिए ताकि वह उस मुद्रित सामग्री को पढ़ सके, उसका अर्थ ग्रहण कर सके। अब हम पढ़ते हैं मुद्रित माध्यमों की कमजोरी या सीमाएं। तो इसमें कह सकते हैं कि
मुद्रित माध्यम की क्या कमजोरी है या उसकी क्या कमी रह गई है, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। पहली बात है, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है, यानी जो अनपढ़ है उनके लिए प्रिंट मीडिया किसी काम का नहीं है, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं है तो फिर वह मुद्रित सामग्री को पढ़ नहीं सकते हैं। दूसरा है, वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं। प्रिंट मीडिया की जो दूसरी कमजोरी है या उसकी सीमा है वो यह है कि रेडियो, टीवी और इंटरनेट में तुरंत जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हें उसी समय प्रसारित कर दिया जाता है, जबकि अखबारों या पत्रिकाओं के लिए यह संभव नहीं है। और इसका कारण यह है कि ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होती हैं। इसकी अवधि होती है, अखबार है दैनिक छपते हैं, पत्रिकाएं हैं अपने अपने जो छपने का जो क्रम है उस हिसाब से छपती हैं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या फिर त्रैमासिक इत्यादि, जो संपादक निर्धारित करते हैं उस प्रकार से। तो तुरंत घटी घटनाएं उसमें प्रकाशित करना संभव नहीं हो पाता है। आगे बताया है, अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। यानी कि खबरें किस समय तक प्रकाशित होती हैं इसकी एक सीमा तय कर दी गई है। प्रकाशन के लिए कब तक स्वीकार की जाएगी इसकी समय सीमा तय है। अखबारों के लिए यह समय सीमा रात्रि के 12 बजे है और 12 बजे से पहले तक की सारी घटनाएं हैं वह अखबार में ली जा सकती हैं, जिसे डेडलाइन कहते हैं। तो अखबार की या प्रिंट मीडिया की, पत्रिका की डेडलाइन क्या है यह तय होता है। यानी कि उसके छपने का या कहें कि खबर के प्रिंट मीडिया तक आने का अंतिम समय क्या है वह है डेडलाइन। तो जो समय सीमा निश्चित की जाती है उसे डेडलाइन कहते हैं। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। लेखकों को और पत्रकारों को समय सीमा का ध्यान रखते हुए खबर है वो पहुंचानी चाहिए प्रकाशक तक। आगे लिखा है, मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह या स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो प्रिंट मीडिया में जगह का अभाव रहता है और उसके लिए तय होता है कि किस प्रकार का फीचर या किस प्रकार की खबर है, उसके लिए किस पृष्ठ पर कितने शब्द सीमा के लिए स्पेस है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। स्पेस के अनुसार, जगह के अनुसार ही लेखक को वह खबर या फीचर इत्यादि तैयार करने चाहिए। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी। तो कहने का अभिप्राय है कि जो पत्रकार ने या लेखक ने जो लिखा है वह छपने से पहले उसके अंदर मौजूद अशुद्धियों और गलतियों को चेक करने के बाद ही प्रकाशित करना चाहिए। यदि वह बिना चेक किए हुए गलतियों से भरी हुई खबर, फीचर इत्यादि प्रकाशित हो जाता है तो वह खबर या फीचर इत्यादि हमेशा के लिए अखबार में चिपक जाएगी, हमेशा के लिए बनी रहेगी अशुद्धि जो होगी। तो इसलिए लेखक को और पत्रकार को और साथ में ही संपादक टीम का यह दायित्व होता है कि जो भी खबर है, फीचर है इत्यादि जो सामग्री अखबार में प्रकाशनीय है उसमें गलतियां या अशुद्धियां नहीं हो। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कि लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है और प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। दूसरी बात है, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। तीसरी बात है,
लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना ज़रूरी होता है। और चौथी और अंतिम बात है, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना ज़रूरी है। यानी कि खबर की एक पंक्ति की दूसरी पंक्ति से तारतम्यता होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने प्रिंट मीडिया या कहें कि मुद्रित माध्यम के बारे में विस्तार से जाना, जो कि कक्षा 12 के अंतर्गत पाठ्यक्रम में शामिल है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।